हेलो स्टूडेंट्स, हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में 100 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट MCQ दिया गया है। इस वीडियो में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिया गया है ये आपकी प्रिपरेशन के लिए काफी हेल्पफुल है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी प्रिपरेशन के लिए काफी फायदेमंद होगी। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, साइटोलॉजी क्या है? ऑप्शन हमारे पास हैं जीवाणुओं का अध्ययन, फसलों का अध्ययन, कोशिकाओं का अध्ययन या जनसंख्या का अध्ययन। पहला ऑप्शन है जीवाणुओं का अध्ययन। जीवाणुओं के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन है फसलों का अध्ययन। फसलों के अध्ययन को एग्रोनॉमी कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन है कोशिकाओं का अध्ययन और कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। इसी प्रकार जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा कोशिकाओं का अध्ययन, यानी साइटोलॉजी जो है ये कोशिकाओं का अध्ययन है। निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? ऑप्शन हमारे पास हैं मछली, कबूतर, तेलचट्टा या मेढक। पहला ऑप्शन है मछली। मछली का श्वसन अंग है गिल, यानी मछली गिल के जरिए सांस लेते हैं। अगला है कबूतर। तो कबूतर में फेफड़े होते हैं और ये फेफड़े की मदद से सांस लेते हैं। इसी प्रकार तेलचट्टा जो है वह श्वसन नलिकाओं के जरिए सांस लेते हैं। लेकिन मेढक एक ऐसा जीव है जो अपनी त्वचा से भी सांस ले सकता है, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा मेढक। कौन सी कोशिकांग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? ऑप्शन हमारे पास हैं केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में या परऑक्सीसोम में। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तभी पूरी हो पाएगी जब क्लोरोफिल उपस्थित हो, यानी क्लोरोफिल के बिना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो सकती है। और इनमें से क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा कोशिकांग है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा में जल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन दिया गया है 60%, 70%, 80% या 90%। हमारी रक्त में दो अवयव हैं, एक है रक्त कोशिकाएं और दूसरा है प्लाज्मा। रक्त कोशिकाएं यानी ऐसी कोशिकाएं जो हमारी रक्त में मौजूद होती हैं, और प्लाज्मा जो है ये रक्त का तरल भाग है। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि प्लाज्मा में जल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो हमारे रक्त में जो प्लाज्मा होती है इसमें अधिकांश जल ही होता है और इसमें जल की प्रतिशत मात्रा लगभग 90% होता है। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास हैं हेलोफाइट, हाइड्रोफाइट, जीरोफाइट या मेसोफाइट। समुद्र तट के सामने की जो भूमि होती है ये लवण युक्त होती है, और इस प्रकार नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है ये हमसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है हेलोफाइट। हेलोफाइट वैसे पौधे को कहा जाता है जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं। दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोफाइट। हाइड्रोफाइट वैसे पौधे हैं जो जलीय पौधे हैं, यानी जल में उगने वाले पौधे को हाइड्रोफाइट कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन है जीरोफाइट, यानी मरुस्थल में उगने वाले पौधे को जीरोफाइट कहा जाता है। इसी प्रकार मेसोफाइट वैसे पौधे को कहा जाता है जो सामान्य वातावरण में मैदानी स्थानों पर उगते हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा हेलोफाइट। निम्न में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा है विटामिन ए, तीसरा है एंजाइम और चौथा ऑप्शन दिया गया है हार्मोन। अब आइए एक एक ऑप्शन पर हम डिस्कशन करते हैं। प्रोटीन, हमारी शरीर सभी प्रकार की प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाती है। कुछ विशेष प्रकार की प्रोटीन का निर्माण हमारी शरीर खुद कर लेती है एमिनो अम्ल के जरिए, लेकिन कुछ विशेष प्रकार की प्रोटीन का संश्लेषण करने में असमर्थ रहती हैं। इसीलिए
उन सभी प्रोटीन को हमें अपने खाद्य पदार्थों के जरिए ही लेनी होती है। इसी प्रकार विटामिन जो है, विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, इसीलिए हमें विटामिन खाद्य पदार्थों के जरिए ही लेनी होती है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है एंजाइम। एंजाइम का निर्माण हमारे शरीर खुद कर लेती है। इसी प्रकार हार्मोन का निर्माण भी हमारे शरीर खुद ही कर लेती है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा विटामिन ए, यानी किसी भी प्रकार के विटामिन का निर्माण हमारे शरीर खुद नहीं कर सकती है। इस प्रकार विटामिन हमें खाद्य पदार्थों के जरिए ही लेनी होती है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निम्न में से किस सूक्ष्मजीव के कारण एड्स होता है? ऑप्शन दिया गया है जीवाणु, फफूंद, विषाणु या शैवाल। एड्स एक भयानक बीमारी है जो विषाणु यानी वायरस के जरिए होता है। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? ऑप्शन है विटामिन ए की, विटामिन बी की, विटामिन सी की या विटामिन ई की। गोल्डन धान की एक किस्म होती है, इसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? ऑप्शन दिया गया है हृदय में, अस्थि मज्जा में, गुर्दा में या यकृत में। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा एक मुलायम ऊतक है जो हमारे शरीर की लंबी हड्डियों के मध्य स्थित होता है। आनुवंशिकता के जनक है। ऑप्शन है जॉनसन, मॉरिसन, मॉर्गन या जी.जे. मेंडल। जी.जे. मेंडल ने आनुवंशिकता के नियमों की खोज की, इसी के लिए जी.जे. मेंडल को आनुवंशिकता के जनक के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी जी.जे. मेंडल। शरीर में हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्या है? पहला ऑप्शन है लोहा और कैल्शियम, दूसरा ऑप्शन है सोडियम और कैल्शियम, तीसरा ऑप्शन दिया गया है कैल्शियम और फास्फोरस और लास्ट ऑप्शन दिया गया है सोडियम और पोटेशियम। हमारे शरीर में हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम और फास्फोरस, क्योंकि हड्डी और दांत का जो निर्माण होता है इसमें अधिकांश भाग कैल्शियम और फास्फोरस का ही होता है। विश्व पर्यावरण दिवस है 5 जून को, 5 जुलाई को, 23 सितंबर को या 25 मई को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मसूड़ों से रक्त स्राव को निम्न में से कौन रोकता है? पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन बी, तीसरा ऑप्शन दिया है निकोटिनामाइड और चौथा ऑप्शन है एस्कॉर्बिक अम्ल। हमारे मसूड़ों में जो रक्त स्राव होता है यह विटामिन सी की कमी के कारण होता है, यानी मसूड़ों से रक्त स्राव को रोकने के लिए हमें विटामिन सी लेना होता है और विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। लार किसके पाचन में सहायक होती है? ऑप्शन दिया गया है विटामिन, स्टार्च, प्रोटीन और वसा। हमारे शरीर में विटामिन का पाचन नहीं होता है, यानी आप इससे ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे शरीर में विटामिन के पाचन की आवश्यकता नहीं है, ये बिना पचे हुए ही हमारे शरीर में आसानी से अवशोषित हो जाते हैं। और हमारे शरीर की पाचन की अधिकांश प्रक्रियाएं हमारी छोटी आंत में होती हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि लार किसके पाचन में सहायक होती हैं। तो लार जो है ये स्टार्च के पाचन में सहायक होती हैं, क्योंकि स्टार्च को पचाने में लार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसीलिए स्टार्च का जो पाचन है वह हमारे मुंह से ही शुरू हो जाती है। ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर में किसकी असामान्य वृद्धि होती है? ऑप्शन दिया गया है श्वेत रक्त कोशिकाएं, रक्त पट्टिकाणु, लाल रक्त कोशिकाएं या रक्त प्लाज्मा। देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा कि कैंसर होता क्या है। हमारे शरीर के किसी भाग में
जब कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि हो जाती है, यानी जितनी कोशिकाओं की वृद्धि होनी चाहिए इससे कई गुना ज्यादा कोशिकाओं की जब वृद्धि हो जाती है तो इसी स्थिति को हम कैंसर के नाम से जानते हैं। हमारे शरीर में रक्त कैंसर भी हो सकता है और रक्त कैंसर का दूसरा नाम है ल्यूकेमिया, यानी आप इससे ल्यूकेमिया कहें या फिर रक्त कैंसर कहें, बात बराबर है। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ल्यूकेमिया यानी रक्त कैंसर में किस प्रकार की कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि हो जाती है। इसका सही जवाब होगा श्वेत रक्त कोशिकाएं। जब किसी व्यक्ति के रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि हो जाती है तो इसी स्थिति को ल्यूकेमिया या फिर रक्त कैंसर के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ जैविक रूप से अपघटित होता है। ऑप्शन दिया गया है एस्बेस्टस, डीडीटी, प्लास्टिक या मल। देखिए, पदार्थों को अपघटित होने की दृष्टिकोण से दो भागों में बांटा गया है। एक है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ और दूसरा है जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ। वैसे पदार्थ जिसको सरल पदार्थों में सूक्ष्मजीव आसानी से विघटित कर देते हैं उससे जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। लेकिन जो पदार्थों को सूक्ष्मजीव विघटित नहीं कर पाते हैं सरल पदार्थों में, वैसे पदार्थों को जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कहा जाता है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जो जैविक रूप से अपघटित हो सकता है। तो इसका सही जवाब होगा मल, क्योंकि मल का अपघटन सूक्ष्मजीव आसानी से कर सकते हैं, लेकिन एस्बेस्टस, डीडीटी या प्लास्टिक जैसे पदार्थों का अपघटन नहीं हो सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। जल में घुलनशील विटामिन है। ऑप्शन हमारे पास है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई। देखिए, विटामिन कई प्रकार के हो सकते हैं। इन सभी विटामिनों को दो भागों में बांटा गया है। एक प्रकार के विटामिन है जल में घुलनशील विटामिन और दूसरे प्रकार के विटामिन है वसा में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन की अगर हम बात करें तो इसमें दो प्रकार के विटामिन होते हैं, यानी विटामिन बी और विटामिन सी। ये दो प्रकार के विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, जबकि जल में अघुलनशील विटामिन यानी वसा में घुलनशील विटामिन अगर बात किया जाए तो ये चार प्रकार के होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इस प्रकार के विटामिन वसा में घुलनशील हैं लेकिन जल में घुलनशील नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी विटामिन सी। निम्न में से कौन सा पौधों का हार्मोन नहीं है। ऑप्शन है साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, कैल्शियम और जिब्रेलिन। हार्मोन जो है ये एक रासायनिक पदार्थ है जो पौधों एवं जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो पौधों में नहीं होता है। इसका सही जवाब होगा कैल्शियम। इसके अलावा जो ऑप्शन है यानी साइटोकाइनिन, ऑक्सिन और जिब्रेलिन, ये सभी हार्मोन पौधों में पाया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। रक्तोंधी किस विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन B12 और विटामिन सी। इसका सही जवाब होगा विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से व्यक्तियों में रक्तोंधी हो जाती है। रक्तोंधी को इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है। इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति रात के समय यानी कम प्रकाश में देखने में असमर्थ होता है और इस प्रकार की बीमारी को दूर करने के लिए व्यक्ति को विटामिन ए लेनी चाहिए। वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन हमारे पास हैं 214, 206, 253 और अनिश्चित। इसका सही जवाब होगा 206। एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन दिया गया है बीटा कैरोटीन, एंथोसाइनिन, लाइकोपिन या इनमें से कोई नहीं।
टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी वर्णक है लाइकोपिन, यानी टमाटर में एक विशेष प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं जिससे लाइकोपिन कहा जाता है, और इसी लाइकोपिन की उपस्थिति के कारण ही टमाटर का रंग लाल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्क्वेरवी रोग के इलाज में उपयोगी है? ऑप्शन दिया गया है आंवला, आम, पपीता और बेर। देखिए, सबसे पहले हमें जानना होगा कि स्क्वेरवी बीमारी जो है ये व्यक्तियों में क्यों होता है। स्क्वेरवी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होती है। अगर हमारे भोजन में विटामिन सी की कमी हो जाए तो हम स्क्वेरवी रोग से पीड़ित हो सकते हैं, और विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला, इसीलिए स्क्वेरवी रोग के इलाज में आंवला उपयोगी होता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग यानी एप्स में नहीं आता है? इस क्वेश्चन में हमें उड़ने वाले जीवों के ऑप्शंस दिए जाएंगे। 4 ऑप्शंस जो दिए जाएंगे सभी के सभी जीव हवा में उड़ने वाले होंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक ऐसा ऑप्शन का नाम जो हवा में उड़ने के बावजूद भी उससे पक्षी वर्ग यानी एप्स में नहीं रखा गया है। ऑप्शन दिया गया है तोता, कौवा, चील और चमगादड़। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा चमगादड़। चमगादड़ एक ऐसा जीव है जो पक्षियों की तरह हवा में उड़ सकता है, लेकिन फिर भी इससे पक्षी वर्ग यानी एप्स के अंतर्गत नहीं रखा गया है, क्योंकि चमगादड़ जो है वह एक स्तनधारी जीव है। सबसे छोटा पक्षी निम्न में से कौन सा है? पहला ऑप्शन है कबूतर, दूसरा है तोता, तीसरा ऑप्शन है गुंजन पक्षी और चौथा है घरेलू गौरैया। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा गुंजन पक्षी, जिसे हमिंग बर्ड भी कहा जाता है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिया गया है ल्यूकोडर्मा, ल्यूकेमिया, अनीमिया और हीमोफिलिया। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया के नाम से भी जाना जाता है, और इसके बारे में इसी वीडियो में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? ऑप्शन है रैफ्लेसिया, ग्लोरी लिली, कमल या सूर्यमुखी। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा रैफ्लेसिया। रैफ्लेसिया विश्व का सबसे बड़ा फूल है, लेकिन स्टूडेंट्स अक्सर इसमें गलती करते हैं और उसका जवाब होता है कमल। एक्चुअली कमल जो है वह विश्व का सबसे बड़ा फूल नहीं है, बल्कि विश्व का सबसे बड़ा फूल है रैफ्लेसिया। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता है? ऑप्शन है कंकाल, तंत्रिका, संयोजी और जनन। आमतौर पर हम जानते हैं कि हमारे शरीर में नई नई कोशिकाओं का जन्म होता है, और ये कोशिकाएं कोशिका विभाजन के फलस्वरूप बनती हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमारे जन्म के बाद हमारे शरीर के किस ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता है और नई कोशिकाएं नहीं बनती हैं। इसका सही जवाब होगा तंत्रिका ऊतक, यानी हमारे शरीर में जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं ये विभाजन नहीं करती है। पेनिसिलिन की खोज किसने की? ऑप्शन दिया गया है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पास्चर, ड्रेसर और एडवर्ड जेनर। पेनिसिलिन एक विशेष प्रकार की एंटीबायोटिक है, और इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल जीवाणु जनित रोगों से बचाव के लिए किया जाता है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि पेनिसिलिन के खोजकर्ता कौन है? इसका सही जवाब होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही पेनिसिलिन की खोज की। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन है 150 दिन, 120 दिन, 180 दिन या 190 दिन। हमारी रक्त में नई नई लाल रक्त कोशिकाएं जन्म लेती हैं और ये कुछ समय के बाद मरती चली जाती हैं, यानी हमारे रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं का जो जीवन काल है ये एक निश्चित होता है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है।
इसका सही जवाब होगा 120 दिन। यानी जो लाल रक्त कोशिकाएं हमारे रक्त में जन्म लेती हैं वह 120 दिन तक जिंदा रहती है। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं? ऑप्शन दिया गया है यकृत, अस्थि मज्जा, प्लीहा और परिशोधिका। आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिकाएं ऐसा कौन सा अंग है जिससे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे शरीर में जो आरबीसी होती हैं इसकी जीवन काल 120 दिन होती है। यानी 120 दिन पूरा करने के बाद ये मर जाती हैं और मरे हुए आरबीसी हमारे शरीर की प्लीहा में जाकर एकत्रित हो जाती हैं। इसीलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। प्लीहा को इंग्लिश में स्प्लीन के नाम से जाना जाता है। गुणसूत्र में होते हैं। ऑप्शन दिया गया है डीएनए और लिपिड, आरएनए और एमिनो अम्ल, डीएनए और प्रोटीन या आरएनए और शुगर। कोशिका विभाजन के समय केंद्रक में पतली पतली धागे जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं। इससे गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम कहा जाता है। ये गुणसूत्र जो हैं ये आनुवांशिक पदार्थ के वाहक होते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि गुणसूत्र में क्या होते हैं। इसका सही जवाब होगा डीएनए और प्रोटीन। यानी गुणसूत्र में जो रासायनिक पदार्थ होते हैं वह होते हैं डीएनए और प्रोटीन। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन दिया गया है थायमिन, हीमोग्लोबिन, डेक्सट्रोज और राइबोफ्लोविन। सही जवाब है राइबोफ्लोविन। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन है। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? ऑप्शन हमारे पास हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस। सही जवाब होगा मैग्नीशियम, क्योंकि क्लोरोफिल का एक अवयव मैग्नीशियम होता है। इसीलिए पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए मैग्नीशियम तत्व सहायक होता है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। ऑप्शन दिया गया है कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जल। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इसमें पौधे क्या करते हैं कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, मिट्टी से जल और सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। इसमें ग्लूकोज अणु का संश्लेषण होता है, साथ में ऑक्सीजन गैस भी मुक्त होती है। यानी प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद जो है वह है ग्लूकोज, और ग्लूकोज जो है ये कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा कार्बोहाइड्रेट। निम्न में से किसके द्वारा इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है? ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि द्वारा, पित्ताशय द्वारा, छोटी आंत द्वारा या अग्नाशय द्वारा। हमारे शरीर में इंसुलिन नामक हार्मोन जो है ये रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है, और ये इंसुलिन उत्पादित किया जाता है अग्नाशय यानी पैंक्रियाज द्वारा। पैंक्रियाज की बीटा कोशिका द्वारा इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मशरूम क्या है? ऑप्शन है एक कवक, एक पौधा, एक जंतु या एक बैक्टीरिया। मशरूम जो है वह एक प्रकार का कवक है। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया है फिनोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी, एंथोलॉजी या पैलिनोलॉजी। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। एंथोलॉजी जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें फूलों का अध्ययन किया जाता है। दूध को दही में परिवर्तित करने में किस सूक्ष्मजीव की भूमिका होती है? ऑप्शन हमारे पास है खमीर, लैक्टोबैसिलस, स्टेफाइलोकोकस और माइकोबैक्टीरियम। सही जवाब है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध को दही में परिवर्तन करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगला क्वेश्चन है किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? ऑप्शन है चना,
मटर, सोयाबीन और अरहर। अगर हम शाकाहारी खाद्य पदार्थों की बात करें तो अधिकतम प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थ हैं सोयाबीन। सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहां से आती है? ऑप्शन दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से, क्लोरोफिल से या वायुमंडल से। देखिए, आम लोगों की धारणा क्या है कि पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। तो लोगों का ये एक भ्रम होता है कि प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन मुक्त होती है वह कार्बन डाइऑक्साइड से आती है। ऐसा नहीं है, बल्कि ये ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मुक्त होती है वह जल से आती है। पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मिट्टी से जल, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में जो जल पौधे लेते हैं, इसी जल में जो ऑक्सीजन होती है उस ऑक्सीजन को गैस के रूप में वायुमंडल में मुक्त कर दी जाती है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन जल से आती है। नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। ऑप्शन दिया गया है क्लोरीन की घुली हुई मात्रा से, या ओजोन की घुली हुई मात्रा से, या नाइट्रोजन की घुली हुई मात्रा से, और अंतिम ऑप्शन दिया गया है ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। नदियों में जल प्रदूषण का स्तर क्या है, इसको जांचने के लिए नदियों से जल एकत्र किया जाता है और जल के इस नमूने में कौन सी गैस की घुली हुई मात्रा को देखकर प्रदूषण की माप की जाती है। इसका सही जवाब होगा ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। जल में कितनी ऑक्सीजन घुली हुई है इसी की माप करके नदियों में जल प्रदूषण की स्तर का पता लगाया जाता है। शरीर में श्वेत रक्त कणों यानी WBC का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन वहन करना, या थक्का बनाने में सहायता करना, या अधिक लाल रक्त उत्पन्न करना, या रोगों के विरुद्ध शरीर का रक्षण करना। हमारे रक्त में जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं यानी जो WBC होती हैं, इसका मुख्य कार्य है प्रतिरक्षा। जब हमारे शरीर में किसी हानिकारक रसायन या हानिकारक सूक्ष्मजीव का प्रवेश किया जाता है तो ये WBC इन सभी से लड़ाई करती हैं और हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करती है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रोगों के विरुद्ध शरीर का रक्षण करना। वह खाद्य जो किसी एथलीट को तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है। ऑप्शन है ग्लूकोज, मक्खन, प्रोटीन या विटामिन। एथलीट को अपनी कार्य करने के लिए भरपूर मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इस प्रकार एथलीट को अपने कार्य के दौरान ऊर्जा की कमी महसूस होती है। तो किसी एथलीट को तत्काल ऊर्जा प्रदान करने के लिए कौन सा खाद्य पदार्थ देना चाहिए? इसका सही जवाब होगा ग्लूकोज, क्योंकि जब किसी एथलीट को ग्लूकोज दिया जाता है तो इसकी पाचन नहीं होती है, बल्कि बिना पाचन का ही ये शरीर में अवशोषित होकर खून के साथ मिल जाती हैं। इसीलिए ग्लूकोज जो है तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। इसीलिए किसी एथलीट को तत्काल ऊर्जा प्रदान करने के लिए ग्लूकोज देना चाहिए। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान क्या है? ऑप्शन दिया गया है 37 डिग्री सेल्सियस, 98 डिग्री सेल्सियस, 367 केल्विन या इनमें से कोई नहीं। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर इससे हम डिग्री फ़ारेनहाइट में व्यक्त करना चाहें तो इसका मान होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसीलिए किसी मनुष्य का सामान्य तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया है। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? ऑप्शन हमारे पास हैं विटामिन B6,
विटामिन B2, विटामिन B1 और विटामिन B12। सही जवाब होगा विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? ऑप्शन दिया गया है ज़ैंथोफिल, राइबोफ्लेविन, राइब्लूलोज और कैरोटीन। सही जवाब है कैरोटीन। गाय के दूध में कैरोटीन होता है और इसी की मौजूदगी के कारण गाय के दूध का रंग थोड़ा पीला होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरणीय यानी बायोडिग्रेडेबल नहीं है? ऑप्शन दिया गया है ऊनी चटाई, चांदी की पन्नी, चमड़े का थैला और जूट की टुकड़ी। वैसे पदार्थ जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं जिससे सूक्ष्मजीव आसानी से सरल पदार्थों में विघटित कर देते हैं। जो पदार्थ पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं उस तरह के पदार्थ जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जो जैव निम्नीकरणीय नहीं है। पहला ऑप्शन है ऊनी चटाई। तो ऊनी चटाई जो है ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। दूसरा ऑप्शन है चांदी की पन्नी, ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थ नहीं है। तीसरा है चमड़े का थैला और चौथा है जूट की टोकरी, यानी ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये भी जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं। यानी जैव निम्नीकरणीय पदार्थ नहीं है वह है चांदी की पन्नी। निम्न में से कौन सा एक रसायन किसानों द्वारा खरपतवार को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन दिया गया है डीडीटी, मेलाथियन, मेथिल ब्रोमाइड और 2,4-D। फसल पौधे के साथ उग आने वाले घास फूस या अन्य अवांछनीय पौधों को खरपतवार कहा जाता है। किसान क्या करते हैं कि समय समय पर इन खरपतवारों को हाथों से या फिर औषधियों द्वारा हटाते हैं। एक विशेष प्रकार के रसायन जो कि बाजार में पाया जाता है जिससे कहा जाता है खरपतवार नाशी। इन रसायनों का छिड़काव करने से खरपतवार पौधे बन जाते हैं परंतु फसल पौधे को कोई क्षति नहीं होती है। इस क्वेश्चन में हमें एक खरपतवार नाशी का नाम सिलेक्ट करना है। इसका सही जवाब होगा 2,4-D। 2,4-D एक रसायन का नाम है जो खरपतवार को नष्ट कर देते हैं। दाद की बीमारी निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? ऑप्शन है जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक और विषाणु। हमारे शरीर में दाद की बीमारी कवक द्वारा होता है। सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर क्या होती है? ऑप्शन है 82 बार प्रति मिनट, 92 बार प्रति मिनट, 72 बार प्रति मिनट या 98 बार प्रति मिनट। सामान्य अवस्था में हमारे दिल की धड़कन की औसत दर 72 बार प्रति मिनट होती है। हालांकि बेचैनी और घबराहट की स्थिति में इसकी गति बढ़ जाती है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? सूर्यमुखी, कमल, गुलाब या गेंदा? सही जवाब है कमल। कमल को भारत का राष्ट्रीय पुष्प कहा जाता है। मरुद्भिद यानी जीरोफाइट्स किस दशा में पनपते हैं? ऑप्शन दिया गया है उष्ण एवं शुष्क, शीत एवं आर्द्र, उष्ण एवं आर्द्र या शीत एवं शुष्क। सबसे पहले हमें समझना होगा मरुद्भिद यानी जीरोफाइट्स है क्या। वैसे पौधे जो मरुस्थल में उगते हैं मरुद्भिद यानी जीरोफाइट्स कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि किस कंडीशन में जीरोफाइट्स पौधे उगाते हैं। तो जीरोफाइट्स पौधे उस स्थान पर उगाते हैं जहां तापमान बहुत अधिक और आर्द्रता बहुत ही कम, यानी इसका सही जवाब होगा उष्ण एवं शुष्क, यानी जहां का तापमान अधिक हो और जहां पानी यानी आर्द्रता बहुत ही कम हो। रक्त समूह के खोजकर्ता है। ऑप्शन दिया गया है कार्ल लैंडस्टीनर, विलियम हार्वे, रॉबर्ट कॉच और लुई पास्चर।
रक्त समूह की खोज एक रोचक खोज थी। कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की। जब रक्त समूह का खोज नहीं हुआ था, उस समय लोगों की ऐसी धारणा थी कि सभी व्यक्तियों के रक्त एक जैसे ही होते हैं, और जब भी किसी व्यक्ति को रक्त की जरूरत होती थी तो किसी भी व्यक्ति का शरीर से रक्त को निकालकर उस व्यक्ति को दे दिया जाता था। इस प्रकार रक्त का सही मिलान नहीं होने के कारण अधिकांश लोगों की मृत्यु हो जाती थी। लेकिन कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की और उन्होंने पता लगाया कि सभी व्यक्तियों का रक्त एक जैसा नहीं होता है, बल्कि कई प्रकार के रक्त समूह होते हैं। उन्होंने ये कहा कि रक्त का आदान प्रदान करने से पहले रक्त का मिलान होना बहुत जरूरी है। इसीलिए कार्ल लैंडस्टीनर जो है ये रक्त समूह का खोज करके दुनिया को एक महत्वपूर्ण तोहफा दिया। अगर ये रक्त समूह के खोज होने में और विलंब होती तो न जाने कितनी और लोगों की मृत्यु हो जाती होगी। इसीलिए कार्ल लैंडस्टीनर जो है ये रक्त समूह के खोज करता है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। कौन सा कारक ताजमहल को क्षति पहुंचा रही है? ऑप्शन हमारे पास हैं ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन, वायुमंडलीय आर्द्रता और अम्लीय वर्षा। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा अम्लीय वर्षा। हमारी वायुमंडल में दिनों दिन प्रदूषण बढ़ती जा रही है, जिसके कारण वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा भी बढ़ रही है। ये दोनों गैसें वर्षा की जल के साथ मिलकर अम्ल बनाती हैं और ये अम्ल वर्षा की जल के साथ नीचे आती हैं। इसी घटना को अम्लीय वर्षा कहा जाता है और ये अम्लीय वर्षा के कारण ही ताजमहल की चमक फीकी पड़ती जा रही है और इस प्रकार ताजमहल को क्षति पहुंचाने वाली कारक है अम्लीय वर्षा। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है कॉस्मिक किरणें, इंफ्रारेड किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें या सभी प्रकार की विकिरणें। हमारी वायुमंडल में ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है। इस परत को ओजोन परत कहा जाता है। यह ओजोन परत हमारे लिए एक वरदान है, क्योंकि सूर्य की हानिकारक परावैंगनी विकिरण यानी अल्ट्रावायलेट विकिरण को पृथ्वी तक आने से रोकती है। अगर ये अल्ट्रावायलेट विकिरण हमारी पृथ्वी तक पहुंच जाती तो ये सभी पेड़ पौधे या जीवधारियों के लिए काफी हानिकारक होती। इसीलिए ओजोन परत जो है वह हमारे लिए एक वरदान है और ये ओजोन परत सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करती है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहां स्थित है? ऑप्शन दिया गया है आर्कटिक महासागर के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर, भारत के ऊपर या अलास्का के ऊपर। हमारे वायुमंडल में ओजोन परत है और मनुष्य अपनी क्रियाकलापों के कारण प्रदूषण बढ़ा रही है और इसी बढ़ते प्रदूषण के कारण ओजोन परत में छिद्र का भी पता चला है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ओजोन परत का जो छिद्र का पता लगा है ये कहां स्थित है? इसका सही जवाब होगा अंटार्कटिका के ऊपर। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन दिया गया है प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, आरबीसी या डब्ल्यूबीसी। इसका सही जवाब होगा हीमोग्लोबिन। हमारी रक्त में आरबीसी पाया जाता है और इस आरबीसी के अंदर एक विशेष प्रकार का वर्णक पाया जाता है जिससे हीमोग्लोबिन कहा जाता है और इसी हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है। रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पिसीकल्चर और सेरीकल्चर। पहला ऑप्शन है एपीकल्चर। एपीकल्चर का मतलब होता है मधुमक्खी पालन। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है बागवानी यानी गार्डनिंग। पिसीकल्चर का मतलब होता है मछली पालन और सेरीकल्चर का मतलब होता है रेशम कीट पालन। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब है सेरीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया?
ऑप्शन दिया गया है साल्क, लिवेनहॉक, वाटसन और क्रिक और डाल्टन। इसका सही जवाब होगा वाटसन और क्रिक। वाटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 40, 44, 45 या 46। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र की संख्या होती है 46 यानी 23 जोड़ा। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन है डी ब्रीज, जोहानसन, मैंडल और टी.एच. मॉर्गन। बायोलॉजी में जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया है? इसका सही जवाब होगा जोहानसन। डीएनए उंगली छाप यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? ऑप्शन है माता पिता, बलात्कारी, चोर या उपर्युक्त सभी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक आधुनिक तकनीक है। इस तकनीक का उपयोग करके किसी व्यक्ति के माता पिता, बलात्कारी या फिर फॉरेंसिक साइंस में भी इसका यूज किया जाता है। इस प्रकार डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग जो है वह इन तीनों के पहचान के लिए किया जाता है, माता पिता, बलात्कारी और चोर। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी। व्हेल के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन दिया गया है 2, 3, 4 या 5। व्हेल जो है ये एक समुद्री जीव है जो कि स्तनधारी जीव है और हम जानते हैं कि स्तनधारी जीवों के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा कि व्हेल के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। एक्स क्या है? इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि मनुष्य के आमाशय में एक अम्ल का स्राव होता है और इस अम्ल का नाम इस क्वेश्चन में एक्स दिया गया है। तो आपको बताना है कि ये एक्स कौन सा अम्ल है। ऑप्शन दिया गया है एसिटिक अम्ल, मैथेनोइक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल। सही जवाब है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में विखंडित हो जाते हैं? ऑप्शन दिया गया है वसा अम्ल, एमिनो अम्ल, ग्लूकोज और शर्करा। इसका सही जवाब होगा अमीनो अम्ल। प्रोटीन जो है ये बड़ी अणु होती हैं और प्रोटीन का अवशोषण सीधे हमारी छोटी आंत नहीं कर पाती है, इसीलिए पाचन की प्रक्रिया में प्रोटीन छोटे छोटे इकाइयों में खंडित हो जाते हैं जिससे अमीनो अम्ल कहा जाता है और इस प्रकार अमीनो अम्ल का हमारी छोटी आंत आसानी से अवशोषण कर लेती है। मानव शरीर का कौन सा अंग अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है? ऑप्शन है आंत, अमाशय, अंगनाशय और यकृत। हमारे भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये हमें ऊर्जा प्रदान करती हैं, लेकिन हमारे शरीर में जो अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट हैं उस कार्बोहाइड्रेट को हमारी यकृत यानी लीवर ग्लाइकोजन के रूप में बदल करके उसे अपने में संचित करके रखती हैं। इस प्रकार हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संचयन ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में होता है। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार है। इसमें पूछा गया है कि पौधों में अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट को किस रूप में संचित किया जाता है? ऑप्शन दिया गया है ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च और वसा। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि मनुष्य के शरीर में अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में संचित करके रखा जाता है, लेकिन पौधों की स्थिति में
अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के रूप में संचित करके रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन है लगभग 7.4, लगभग 7.2, लगभग 6.6 या लगभग 7.8। सही आंसर है 7.4। हमारे रक्त का पीएच मान लगभग 7.4 होता है। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? ऑप्शन है रक्त समूह ए, रक्त समूह बी, रक्त समूह ओ और रक्त समूह ए बी। इसका सही जवाब होगा रक्त समूह ए बी। जो व्यक्ति का रक्त समूह ए बी है वह किसी भी व्यक्ति का रक्त ले सकता है, इसीलिए रक्त समूह ए बी को सर्वग्राही कहा गया है। कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता होता है? ऑप्शन है रक्त समूह ए, रक्त समूह बी, रक्त समूह ओ और रक्त समूह ए बी। इसका सही जवाब है रक्त समूह ओ। रक्त समूह ओ वाले व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को अपना रक्त दे सकता है, इसीलिए रक्त समूह ओ वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक दाता कहा गया है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ऑप्शन है अवटु ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, प्लीहा और अग्नाशय। हमारे शरीर में कई तरह की ग्रंथियां पाई जाती हैं, परंतु इन सभी ग्रंथियों में पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि पीयूष ग्रंथि सभी प्रकार के ग्रंथियों पर अपना नियंत्रण रखती है। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? ऑप्शन दिया गया है इंसुलिन, एड्रिनेलिन, एस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन। हमारे वृक्क के ऊपर एड्रिनेलिन ग्लैंड होते हैं, यानी हमारी किडनी जो है उसके ऊपर जो ग्लैंड होते हैं उससे एड्रिनेलिन ग्लैंड कहा जाता है। इस ग्लैंड को हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है। ये जो ग्लैंड है ये एक विशेष प्रकार की हार्मोन स्राव करती हैं जिससे एड्रिनेलिन कहा जाता है, और इसी एड्रिनेलिन हार्मोन को लड़ो उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एड्रिनेलिन हार्मोन को लड़ो उड़ो हार्मोन क्यों कहा जाता है? जब जंतु यानी कोई भी जंतु या मनुष्य विकट परिस्थिति में होती हैं तो ये अपने आप को तैयार करती हैं उस स्थिति से लड़ने के लिए या फिर वहां से भाग जाने के लिए। इसके लिए एड्रिनेलिन ग्लैंड एड्रिनेलिन नामक हार्मोन का स्राव करती हैं। ये हार्मोन क्या करती हैं कि हमारी हृदय की गति को बढ़ाती हैं, हमारी सांस लेने की दर को बढ़ाती हैं, ताकि हमारी शरीर पूर्ण रूप से एक्टिव हो जाए। इसीलिए इस हार्मोन को लड़ो उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? ऑप्शन दिया गया है मैग्नीशियम, लोहा, कॉपर और कैल्शियम। ऐसा देखा गया है जब हमारे शरीर पर किसी स्थान पर चोट लगती है तो वहां से रक्त बहना शुरू हो जाता है, लेकिन कुछ ही समय के बाद रक्त के जमने के कारण रक्त बहना बंद हो जाता है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है? इसका सही जवाब होगा कैल्शियम। इसीलिए अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तो रक्त के जमने में विलंब होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? इस क्वेश्चन में हमें वह वैज्ञानिक का नाम बताना है जिन्होंने सबसे पहले यह बताया था कि मलेरिया बीमारी मादा एनोफिलीज मच्छर से फैलता है। ऑप्शन दिया गया है रॉबर्ट कॉच, रोनाल्ड रॉस, एडवर्ड जेनर और लुई पास्चर। इसका सही जवाब है रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस ने ही सबसे पहले यह पता लगाया कि मलेरिया बीमारी मादा एनोफिलीज मच्छर से फैलता है। इससे पहले लोगों को यह जानकारी नहीं थी कि मलेरिया फैलता कैसे है। रोनाल्ड रॉस ने ही सबसे पहले पता लगाया कि मलेरिया के फैलने का कारण है मादा एनोफिलीज मच्छर। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है।
मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि से या पानी के बिना पौधों की वृद्धि से या आवाज का पानी के साथ संबंध, और अंतिम ऑप्शन दिया गया है जल संरक्षण का तकनीक। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? ऐसा देखा गया है कि बहुत से स्थानों पर पौधों को बिना मिट्टी का उगाया जाता है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है कि किसी एक बर्तन पर पानी ले लिया जाता है और उसमें पौधे उगाए जाते हैं, और पौधों के लिए आवश्यक सभी प्रकार की पोषक तत्व उस पानी में घुली हुई होती है। तो इस प्रकार बिना मिट्टी के पौधों की उगाने की पद्धति को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है हाइड्रोफाइट्स, मेसोफाइट्स, जीरोफाइट्स और एपीफाइट्स। पहला ऑप्शन है हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स का मतलब होता है जल में उगने वाले पौधे। दूसरा ऑप्शन है मेसोफाइट, यानी सामान्य वातावरण में मैदानी इलाकों में उगने वाले पौधे को मेसोफाइट कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन है जीरोफाइट, यानी रेगिस्तान में उगने वाले पौधे को जीरोफाइट्स कहा जाता है। चौथा ऑप्शन है एपीफाइट्स, किसी दूसरे पेड़ के ऊपर उगने वाले अन्य पौधे को एपीफाइट्स कहा जाता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा कि रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे को जीरोफाइट्स कहा जाता है। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? ऑप्शन हमारे पास हैं इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन और साइटोकाइनिन। पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन जंतु हार्मोन का उदाहरण है, लेकिन साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है जो पौधों में कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन है, फलों का मधुर स्वाद किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन है राइबोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज और माल्टोज। आमतौर पर देखा गया है कि फलों का एक मधुर स्वाद होता है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि फलों का यह मधुर स्वाद किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसका सही जवाब है फ्रक्टोज। फलों में फ्रक्टोज की उपस्थिति के कारण ही इसका मधुर स्वाद होता है। भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था? ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनेट, ब्रोमीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और क्लोरीन। इसका सही जवाब है मिथाइल आइसोसाइनेट। 2-3 दिसंबर के बीच रात्रि में 1984 ईस्वी को भोपाल में गैस दुर्घटना हुई। इसमें यूनियन कार्बाइड नामक फैक्ट्री में गैस दुर्घटना होने के कारण हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। इसमें क्या हुआ कि इसमें एक विशेष प्रकार की जहरीली गैस का स्राव पूरे वायुमंडल में हुआ, और इस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन दिया गया है 26%, 36%, 46% और 60%। इसका सही जवाब है 46%। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा है 46%। यूरिया का रासायनिक सूत्र है NH2CONH2। निम्न में से कौन सा मरुस्थलीय पौधा है? सरसों, अमरबेल, करील और नीम। इनमें से करील एक ऐसा पौधा है जो मरुस्थल में उगते हैं, इसलिए करील को मरुस्थलीय पौधा कहा जाता है। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है। ऑप्शन दिया गया है वनस्पति, जानवर, वायु या उपर्युक्त सभी। पर्यावरण के 2 अवयव होते हैं, एक है जैव अवयव और दूसरा है अजैव अवयव। जैव अवयव के अंतर्गत जितने भी सजीव हैं सभी आते हैं, जबकि अजैव अवयव के अंतर्गत वे सभी कारक आते हैं जो निर्जीव हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश, मिट्टी, तापमान इत्यादि। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा वायु। वायु एक अजैव अवयव का उदाहरण है, जबकि वनस्पति, जानवर
ये सभी जैव अवयव का उदाहरण है। निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। इसका सही जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि सामान्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड वायु को प्रदूषित नहीं करती है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये वायु को बुरी तरह से प्रदूषित करती है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर वायुमंडल में बहुत ज्यादा हो जाए तो ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन सकता है। निम्न में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? ऑप्शन हमारे पास हैं डीजल, केरोसिन, हाइड्रोजन और कोयला। इन चार ऑप्शन में से डीजल, केरोसिन और कोयला जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है और जीवाश्म ईंधन पर्यावरणीय प्रदूषण का कारण हो सकता है, लेकिन हाइड्रोजन जो है ये पर्यावरणीय प्रदूषण बहुत कम उत्पन्न करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा कि न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करने वाला ईंधन है हाइड्रोजन। ओन्कोलॉजी किनका अध्ययन है? ऑप्शन दिया गया है पक्षियों का, कैंसर का, स्तनपायी प्राणी का या भूमि का। ऑन्कोलॉजी कैंसर के अध्ययन को कहा जाता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन में पूछा गया है जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है टॉर्पिडोलॉजी, जियोलॉजी, डेमोग्राफी और टेलियोलॉजी। इसका सही जवाब होगा डेमोग्राफी। जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है। हिस्टोलॉजी का संबंध है उत्तक के अध्ययन से, कोशिका के अध्ययन से, चमगादड़ के अध्ययन से या पक्षी के अध्ययन से। हिस्टोलॉजी का मतलब होता है उत्तक का अध्ययन। उत्तक के अध्ययन के शास्त्र को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है मछलियों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन दिया गया है नियोंटोलॉजी, पॉलिनोलॉजी, लेपिडेटेरियोलॉजी और इक्थियोलॉजी। सही जवाब होगा इक्थियोलॉजी। मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें मछलियों का अध्ययन किया जाता है इक्थियोलॉजी कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है? ऑप्शन दिया गया है फाइब्रिन, प्लाज्मा, हेपेरिन और हीमोग्लोबिन। ऐसा देखा गया है कि जब हमारे शरीर के किसी भाग पर चोट लगती है तो खून बहने लगता है और कुछ समय के पश्चात ये चोट वाले स्थान रक्त के जमने से बंद हो जाते हैं और खून का बहना भी बंद हो जाता है। लेकिन अब सवाल यह है कि शरीर के अंदर रक्त जमता क्यों नहीं है? किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है? इसका सही जवाब होगा हेपेरिन। हमारे ब्लड में हेपेरिन पाया जाता है और इसी के मौजूदगी के कारण शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है। निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? ऑप्शन दिया गया है एग्लूटिनिन, केसिन, मायोसिन और हीमोग्लोबिन। दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम है केसिन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन क्या है? ऑप्शन दिया गया है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। हमारे शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है विटामिन ए। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन दिया गया है रेटिनॉल, रिबोफ्लेविन, पायरिडॉक्सिन और टोकोफेरल। पहला ऑप्शन है रेटिनॉल। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। दूसरा ऑप्शन है रिबोफ्लेविन। ये विटामिन B2 का रासायनिक नाम है।
तीसरा ऑप्शन है पायरिडॉक्सिन, जो कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। और चौथा ऑप्शन है टोकोफेरल, जो विटामिन ई का रासायनिक नाम है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी टोकोफेरल। रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? ऑप्शन दिया गया है विटामिन ए, विटामिन के, फॉलिक अम्ल और विटामिन डी। ऐसा देखा गया है कि चोट लगने पर हमारे शरीर से रक्त बाहर निकलने लगता है और कुछ ही समय के बाद ये रक्त का बहना बंद हो जाता है। कारण क्या है कि चोट वाले स्थान पर रक्त जम जाते हैं और इसी प्रकार रक्त के जमने की इस प्रक्रिया को रक्त का थक्का बनना कहा जाता है। तो सवाल यह है कि रक्त के थक्का बनाने में इनमें से कौन सा विटामिन मदद करता है? इसका सही जवाब होगा विटामिन के। इसीलिए शरीर में विटामिन के की कमी हो जाने के कारण चोट लगने की स्थिति में अत्यधिक मात्रा में रक्तस्राव हो जाता है। सागरीय खरपतवार निम्न में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन दिया गया है क्लोरीन, आयरन, ब्रोमीन या आयोडीन। सही जवाब होगा आयोडीन। समुद्री भोजन जो है ये आयोडीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, यानी समुद्री पौधे या समुद्री मछलियां आयोडीन का एक प्रमुख स्रोत है। इसीलिए आयोडीन की कमी वाले व्यक्ति को समुद्री खरपतवार या फिर समुद्री मछली का सेवन करना चाहिए। एंजाइम मूल रूप से क्या है? ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड या एमिनो अम्ल। एंजाइम जो है ये हमारे शरीर में जैव रासायनिक क्रियाओं को गति प्रदान करता है और ये एंजाइम मुख्य रूप से प्रोटीन के बने होते हैं। इसीलिए एंजाइम जो है ये मूल रूप से प्रोटीन ही होते हैं। निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? ऑप्शन है विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। हमारे भोजन के अनेक अवयव हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल इत्यादि। इन सभी ऑप्शंस में से एक ऐसा ऑप्शन हमें चुनना है जो कि हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। इसका सही जवाब होगा विटामिन। विटामिन हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, बल्कि ये हमारी शरीर की विभिन्न कार्यों को करने में सहयोग करता है। लेकिन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा ये तीन अवयव हमें ऊर्जा देती है। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है वैसेक्टोमी, ट्यूबैक्टोमी, न्यूरेटोमी या साइकेडेमी। इसका सही जवाब होगा वैसेक्टोमी। मेडिकल साइंस में पुरुषों की नसबंदी को वैसेक्टोमी कहा जाता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है महिलाओं की नसबंदी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है वैसेक्टोमी, ट्यूबैक्टोमी, न्यूरेटोमी और साइकेडेमी। मेडिकल साइंस में महिलाओं की नसबंदी को ट्यूबैक्टोमी कहा जाता है। निम्न में से स्वापोषी होता है? ऑप्शन है प्रोटोजोआ, कवक, विषाणु और शैवाल। इसमें पहला तीन ऑप्शन यानी प्रोटोजोआ, कवक और विषाणु अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, बल्कि ये दूसरों पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। इसीलिए ये तीनों जो हैं ये परपोषी का उदाहरण है। लेकिन शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है और ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इसीलिए शैवाल स्वपोषी जीव का उदाहरण है। एड्स का कारण है फफूंद, वायरस, अमीबा या जीवाणु। सही जवाब है वायरस यानी विषाणु। एड्स का कारण है वायरस। दही जमने में निम्न में से कौन सा सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन हमारे पास हैं बेसिलस, लैक्टोबैसिलस, ल्यूकोनोस्टॉक और एसिडोबैक्टर। इसका सही जवाब होगा लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध को दही में परिवर्तन करने में अपना भूमिका अदा करता है।
हमारे आहार नाल में भोजन का अधिकतम अवशोषण कहाँ होता है? ऑप्शन है छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत या अमाशय। हमारे आहार नाल में भोजन का अधिकांश अवशोषण हमारी छोटी आंत में होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन का संश्लेषण करता है? कोशिकांग का नाम दिया गया है गल्जी काय, राइबोसोम, लाइसोसोम और हरित लवक। इन चार ऑप्शन में से राइबोसोम ऐसा कोशिकांग है जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। सामान्यतः किस प्रकार की मिट्टी में कीटभक्षी पौधे पाए जाते हैं? कीटभक्षी पौधे क्या हैं? न कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कीटों को पकड़कर अपना भोजन करते हैं। इन सभी पौधों को कीटभक्षी पौधे कहा जाता है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस प्रकार के मिट्टी में कीटभक्षी पौधे पाए जाते हैं। ऑप्शन दिया गया है फास्फोरस की कमी वाले मिट्टी में, मैग्नीशियम की कमी वाले मिट्टी में, नाइट्रोजन की कमी वाले मिट्टी में या जिंक की कमी वाले मिट्टी में। देखिए, कंसेप्ट को हमें पहले समझना होगा। कीटभक्षी पौधे क्या करते हैं कि कीटों को पकड़कर अपना भोजन करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़कर उसका भोजन करते हैं और उस कीट में मौजूद नाइट्रोजन का अवशोषण करके अपना कार्य करते हैं। यानी कीटभक्षी पौधे सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन की प्राप्ति के लिए ही कीटों को खाते हैं। यानी इस प्रकार के पौधे नाइट्रोजन की कमी वाले मिट्टी में ही पाए जाते हैं। चूंकि मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है, इसीलिए ये अपनी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कीटों को पकड़कर अपना आहार करते हैं। कीटभक्षी पौधे के उदाहरण है, नाम दिया गया है सनड्यू, वीनस फ्लाईट्रैप, पीचर प्लांट या उपर्युक्त सभी। इनमें जितने भी ऑप्शन दिए हैं जैसे कि सनड्यू, वीनस फ्लाईट्रैप और पीचर प्लांट, ये तीनों कीटभक्षी पौधे के ही उदाहरण हैं। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद होगी और इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि हर नए वीडियोस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें क्योंकि आपकी लाइक से ही हमें इंस्पायरेशन मिलती है आपके लिए नई नई वीडियोस बनाने के लिए। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।